ओके सही। तो टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते क्या हैं? सही, द पैरामीटर्स इज मेजरेबल फैक्टर और बाउंड्री सही विच डिफाइन द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड। सही, यानी कि जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, सही, पैरामीटर्स यानी कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, सही, तो उस क्या नाम है उसके जो रिजल्ट्स हैं, सही, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वो क्या नाम है कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उसका सही होना, सही या गलत होना कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सो द पैरामीटर इज द मेजरेबल फैक्टर, यानी कि ये जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उस चीज़ का सही होना या गलत होना ये किसी क्या नाम है पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, सही, लेकिन इसमें जो हमारी कोर्स है उसके अंदर 3 पैरामीटर्स जो हैं वो शामिल हैं, सही। एक तो है हमारे पास नंबर 1 एरर, सही, दूसरा है हमारे पास एक्यूरेसी, ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास ये है प्रिसीशन, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हैं, यानी कि जब भी हम कोई भी क्या नाम है चीज़ की क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें 3 पैरामीटर्स को लाजमी जो है वो देखा जाता है, सही है। नंबर 1 इस एरर, नंबर 2 इज एक्यूरेसी और नंबर 3 इज प्रिसीशन। तो सबसे पहले हम एरर को समझ लेते हैं कि भाई एरर क्या होता है, ठीक है। तो एरर को अगर हम जो है वो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट इज एरर, सही है, तो एरर जो है वो वैसे बच्चे जो है वो एक ही जवाब देंगे, सर मिस्टेक। एरर का मतलब क्या होगा हमारे पास? मिस्टेक, और वो सही भी है, ठीक है। तो एरर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एरर कैन बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, सही है। यानी कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एक हमारे पास होगी ट्रू वैल्यू, और दूसरी जो कि हम मेजर करेंगे यानी कि वो हमारे पास कहलाएगी ऑब्जर्व वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, सही है। तो ट्रू वैल्यू, सही, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा, सही, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा एरर, ठीक है। अब जैसे भी फॉर एग्जांपल, सही, एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको लें तो यहाँ पे जैसे फॉर सपोज कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक पेन है, ठीक है ना, ये पेन है। अब इस पेन की जो लेंथ है, सही, इस पेन की जो लेंथ है हमारे पास वो है लेट से 15 सेंटीमीटर, सही है ना। 15 सेंटीमीटर का ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर जो है वो इस पेन की लेंथ की एक ट्रू वैल्यू होगी, सही, क्योंकि इसकी असल में लेंथ कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर ही है, सही। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आप इसकी लेंथ को जो है वो मेजर करें, सही। अब जैसे ही आप इसको मेजर करते हैं तो फॉर सपोज कि भाई इसकी ट्रू वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कि भाई ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो है ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब लेट से कि भाई आपने जो है वो इसको मेजर किया, सही है, और इसको लेंथ को मेजर करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया रूलर का या फिर मेजरिंग टेप का, सही है। और मेजर करने पे आपने जो ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, सही है, आपने जो मेजर करके जो वैल्यू निकाली, सही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सही है। अब वो आपने निकाली कितनी भाई? 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी भाई? 15 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने जब इसको मेजर किया, सही है, तो मेजर करने पे, सही, आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई वो कितनी आई भाई? 14 सेंटीमीटर, सही। इसका मतलब ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में क्या है हमारे पास? डिफरेंस है, सही। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में हमारे पास क्या है भाई? डिफरेंस है। और डिफरेंस कितने का भाई? अगर मैं यहाँ पे 15 में से 14.5 को माइनस कर दूं तो भाई डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास? डिफरेंस आएगा 0.5 सेंटीमीटर का। सो ये जो 0.5 सेंटीमीटर है ये हमारे क्या कहलाएगा भाई? ये हमारा कहलाएगा एरर, सही है। कि भाई एक ऑब्जेक्ट जिसकी ट्रू वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर थी, आपने जब उसको क्या नाम है मेजर किया तो किसी भी वजह से आपने जो है वो उसको 0.5 सेंटीमीटर कम मेजर कर लिया। अब इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि भाई आपने नंबर ही गलत देखा हो, यानी कि जब आप इसको नाप रहे हो, सही, तो आपने स्केल के ऊपर नंबर ही गलत देख लिया हो, तो वहाँ पे जो है वो 15 होगा, लेकिन आपने नोट क्या कर लिया?
14.5 नोट कर लिया, सही। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका स्केल है, सही, वो ही खराब हो, सही, यानी कि उसके अंदर जो नंबरिंग हुई हुई है उसमें ही कोई मिस्टेक हो, सही है, तो ये भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हुआ क्या कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से क्या आई, मुख्तलिफ आई, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू के अंदर 0.5 सेंटीमीटर का क्या आ गया भाई, डिफरेंस आ गया। तो भाई ये जो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हमारे पास एरर, सही है। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। क्लियर है बात, यहां पे कोई मसला इसके अंदर, एनीवन? तो एरर क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एरर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एरर की टाइप्स, ठीक है। तो अगर हम एरर की टाइप्स को देखें तो हमारे पास जो बुक है हमारे पास उसके अंदर एरर की दो टाइप्स जो है वो डिस्कस की गई हैं, सही। पहली हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हमारे पास होता है रैंडम एरर, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सही। सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है भाई, दे आर कॉज्ड बाय defect in the analytical method or improper functioning of instrument, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई सिस्टमैटिक एरर किस वजह से आया कि भाई जब आपने एक पेन को जब मेजर कर रहे थे उसकी ट्रू वैल्यू थी 15 सेंटीमीटर, अब इसमें जो फर्क आया, सही है, 0.5 सेंटीमीटर का जो फर्क आया वो इस वजह से आया कि भाई आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है, यानी कि वो खराब है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्केल जो है वो यहाँ से क्या हुआ हुआ है भाई, टूटा हुआ है, सही। अब स्केल चूंकि यहाँ से टूटा हुआ है तो जब आप ऐसे स्केल को यूज करोगे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए तो भाई आपकी रीडिंग क्या आएगी भाई, गलत आएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही क्या है, खराब है, सही है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से आपकी किसी भी रीडिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सही, कोई भी मिस्टेक आती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, सही है। तो सिस्टमैटिक एरर किस वजह से होता है कि जब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक आ जाए, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा रैंडम एरर। अब रैंडम एरर हमारे पास किस वजह से होता है भाई, रैंडम एरर हमारे पास होता है भाई, दे आर कॉज्ड बाय द वेरिएशन ऑफ प्रोसीजर, एनवायरमेंटल फैक्टर और लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सही। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें शामिल होती हैं, सही, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी शामिल हो सकता है, सही। दूसरा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना लिमिटेड है कि वो उस रीडिंग को नोट नहीं कर सकता। अब जैसे कि एग्जाम्पल, सही, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई हमारे पास यहाँ पे हम एक ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, सही है। अब इसकी लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो अब इसकी लेंथ जो है वो 25 और 26 सेंटीमीटर के बिल्कुल बीच में आ रही है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास स्केल है और इस स्केल में ये है हमारे पास 25 की लाइन, सही, और ये है हमारे पास 6 की लाइन है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं, सही है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आके रुक रहा है कहाँ पे, सही है भाई, 25 और 26 के दरमियान में, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई इधर तो हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या लिखें भाई, 25 लिखेंगे, 26 लिखें। अगर 25 लिखेंगे तो हो सकता है हम एक नंबर कम लिख दें, अगर 26 लिखेंगे तो हो सकता है हम एक नंबर ज़्यादा लिख दें। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे रीडिंग के अंदर या तो एक नंबर का इजाफी एरर आ सकता है या फिर एक नंबर कम होने की वजह से एरर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर हमारा जो क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट है, सही, वो उसकी लिमिटेशन है, सही, लिमिटेशन यानी कि वो काफ़ी छोटी रीडिंग को मेजर नहीं कर सकता, तो इस वजह से भी हमारे पास एरर अकर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर भी आ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर सपोज भाई इस इंस्ट्रूमेंट को आपने अपने लैब्स वगैरह के अंदर देखा होगा, किसी को नाम पता है इसका क्या होता है भाई, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है आपको क्या होता है? इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम फिजिकल बैलेंस, सही, क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल बैलेंस, सही, जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी क्या नाम है जिसका वजन काफ़ी छोटा होता है, सही है, स्मॉल होता है, उसका हम वजन को यहाँ पे मेजर करते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये काफ़ी नाजुक इंस्ट्रूमेंट होता है, सही है, इसी वजह से इसको जो है वो इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर जो कि चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रीडिंग्स होती हैं उसके अंदर फर्क आ जाता है, किस वजह से भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से फर्क आ जाता है। अब सर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से फर्क कैसे आएगा कि भाई यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसका वेट मालूम करने के लिए,
और एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि जहाँ पे भी हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अब तेज़ हवा चलने की वजह से हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो हमारे पास बैलेंस है सही, ये क्या हो रहे हैं सही, डिस्टर्बेंस का शिकार हो गए सही, यानी कि जो हमारे पास रीडिंग है वो एक पॉइंट पे टिक नहीं रही। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है सही है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि हम कुछ मास जो है वो ज़्यादा नोट कर लें या फिर कुछ मास जो है वो हम कम नोट कर लें सही है। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना नाजुक इंस्ट्रूमेंट होता है सही है कि ये एयर से भी क्या नाम है, एयर की वजह से भी अपनी रीडिंग्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर थोड़ी सी भी एयर में डिस्टर्बेंस मौजूद हो सही है तो इससे क्या होता है कि इसकी रीडिंग्स में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से इसको जो है वो बिल्कुल ही किस में, एक लकड़ी के एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि जो है वो चारों तरफ से इसके अंदर जो है ना किसी भी तरह की कोई भी हवा का गुजर ना हो सही है, जिसकी वजह से जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास जो है वो सही रीडिंग्स आए बिल्कुल ही। ठीक है ना। तो या अब इसके अंदर हम दोनों चीज़ें देख ली कि या तो हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी लिमिटेड है यानी कि रीडिंग्स काफ़ी छोटी रीडिंग्स को मेजर नहीं कर सकता, उस वजह से भी एरर, रैंडम एरर अकर हो सकता है। या फिर अगर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर शामिल हो जाए या फिर किसी भी यानी कि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंटली जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाए हमारी रीडिंग में, तो इससे भी हमारे पास क्या होता है कि रैंडम एरर अकर हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने एरर को मुकम्मल कर लिया सही। एरर को समझ लिया कि भाई एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू सही है। ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में फर्क एरर कहलाता है और ये एरर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है रैंडम। सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से होता है कि भाई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है उस वजह से सिस्टमैटिक एरर अकर होता है। और रैंडम एरर अकर होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है लेकिन लिमिटेशन उसकी है, यानी कि वो काफ़ी छोटी रीडिंग्स को जो है वो मेजर नहीं कर सकता सही है। या फिर दूसरा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारी रीडिंग गलत हो जाए, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको वेट बैलेंस से दी कि हवा की वजह से अगर वेट बैलेंस के जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे या तो हम थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम जो है वो वेट मेजर कर लें और ये हमारे पास रैंडम एरर अकर करेगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम एरर में एनीवन? ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब एरर के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ठीक है वो हमारे पास क्या होता है भाई, वो होता है हमारे पास एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी का जो लफ्ज़ है सही है ये कहाँ से भी हम बोलते हैं, जैसे भाई एक्यूरेट सही है, जैसे अगर कोई बहुत सही बात करता है सही, कोई बहुत सही बात करता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, यार आपने बड़ी एक्यूरेट बात करी है। ठीक है ना, आप क्या बोलते हैं भाई, आपने बड़ी एक्यूरेट बात करी है। ठीक है ना, तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है सही, किसी भी क्या नाम है, चीज़ का सही होना सही। और कोई भी रीडिंग, जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कोई भी रीडिंग सही उस वक्त होती है जब वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब हो सही, जब वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब हो सही, तो ऐसी रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है सही है। तो अब यहाँ पे जैसे भी फॉर सपोज कि भाई हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है सही, ट्रू वैल्यू, अब एग्जाम्पल में हम वही ले लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पेन की लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं और उस पेन की लेंथ की जो ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पे सपोज करी हुई है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे दो बच्चे ये काम कर रहे हैं कि भाई दो बच्चों को मैंने बोला कि भाई आप जो है वो इस पेन की जो लेंथ है वो मेजर करो सही। अब जो हमारे पास पहला स्टूडेंट है सही, पहले स्टूडेंट ने जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाली सही, ऑब्जर्व वैल्यू जो निकाली वो निकाली उसने कितनी भाई, क्या नाम है, 14.9 सेंटीमीटर सही है। और जो दूसरा स्टूडेंट था सही है उसने जो ऑब्जर्व वैल्यू निकाली यानी कि उसको मेजर किया और मेजर करने के बाद जो उसने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली वो कितनी थी भाई, वो कितनी थी हमारे पास भाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे बच्चे ने 13 सेंटीमीटर निकाली और पहले बच्चे ने 14.9 सेंटीमीटर निकाली। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भाई जो मेरा पहला स्टूडेंट है जिसने 14.9 सेंटीमीटर की रीडिंग निकाली है वो एक्यूरेट है सही। अब वो एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि उसकी जो रीडिंग हमारे पास आई है 14.9 सेंटीमीटर वो ज्यादा क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के सही, वो ज्यादा क्लोज है किसके, ट्रू
ट्रू वैल्यू के, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पहला जो स्टूडेंट है उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, ज्यादा है, उसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, सही, क्योंकि उसका आंसर ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है, यानी कि क्लोज है, ठीक है। तो एक्यूरेसी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, एक्यूरेसी को हम मेजर करते हैं कैसे भाई, द एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मेथड इज द क्लोजनेस ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यू सही टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, यानी कि ट्रू वैल्यू से आप जितना ज्यादा करीब होगे, सही, आपका आंसर जितना ज्यादा करीब होगा ट्रू वैल्यू के, आपका आंसर उतना ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, सही है। तो यहां पे हमारे पास पहला स्टूडेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा और जो दूसरे स्टूडेंट है उसने आंसर निकाला था 13 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखता है, तो उसका जो आंसर है उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, सही है। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और दूसरे स्टूडेंट की एक्यूरेसी क्या है, कम, सही है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट की ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा करीब है और दूसरे जो हमारे पास सेकंड स्टूडेंट है इसकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो एक्यूरेसी समझ में आ गई भी, एक्यूरेसी क्या होती है, द क्लोजनेस ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब होगी उतना ज्यादा हमारी रीडिंग क्या मानी जाएगी, एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। ओके ओके, सही है। तो एक्यूरेसी हो गया भाई, एरर हो गया, इसके बाद आ गया हमारे पास एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, वो है हमारे पास प्रेसिशन, सही। अब प्रेसिशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिशन का मतलब होता है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम रिजल्ट, सही, रिपीटिशन ऑफ द सेम रिजल्ट, सही, यानी कि अगर हम एक ही चीज को, सही, बार बार जो है वो मेजर करें और बार बार मेजर करने पे हमारे पास जो आंसर है, सही, वो क्या नाम है, क्या हो रहा हो भाई, रिपीट हो रहा हो, हमारा आंसर जो है वो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो रीडिंग है वो काफी प्रिसाइज है, सही, वो काफी क्या है, प्रिसाइज है, बिकॉज हमारी रीडिंग बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो प्रिसीशन का मतलब क्या है, प्रिसीशन बोलते हैं डिग्री ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट को, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी वैल्यू रिपीट होगी उतनी ज्यादा हमारा आंसर प्रिसाइज माना जाएगा, सही। प्रिसाइज का मतलब कि हमारे आंसर में जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बार क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, सही। अब जैसे भाई बहुत सारे क्या नाम है हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा बार हम जो है वो रीडिंग्स को नोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइट्रेशन की एग्जांपल लूँ तो टाइट्रेशन में मोस्टली आप जब टाइट्रेशन परफॉर्म करते होगे तो कम से कम आप जो है वो 3 रीडिंग्स जो है वो निकालते होगे, ऐसा ही होता है ना, सही। आप जो है वो कम से कम जो है वो 3 रीडिंग्स जो है वो निकालते होगे, सही। तो 3 रीडिंग्स में हमारे पास क्या होता होगा, कभी कभार ऐसा होता होगा कि भाई हमारे पास जो तीनों आंसर हैं वो काफी क्लोज होंगे, सही, काफी ज्यादा जो है वो क्लोज हमारे पास आंसर आते होंगे, ठीक है ना। तो अगर काफी क्लोज या फिर एक जैसे आंसर काफी ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो आंसर है या फिर हमारी जो रीडिंग्स है, सही, उसके अंदर प्रिसिशन मौजूद है, यानी कि हमारी रीडिंग जो है वो क्या हो रही है भाई, बार बार रिपीट हो रही है और क्या दे रही है, सेम रिजल्ट दे रही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिसिशन हमारे पैरामीटर्स के अंदर उस वक्त आएगा कि जब हमारे पास क्या नाम है, रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास जो सेम आंसर है वो एक से ज्यादा बार क्या हो, रिपीट हो, सही, तो वो आंसर हमारे पास प्रिसाइज माना जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर अगर क्या नाम है, प्रिसाइज है, यानी कि अगर हमारे आंसर में प्रिसिशन है तो हम एक्यूरेट भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बार बार आंसर निकालें और सेम आंसर ही आ रहा है और वो भी गलत है, सही, तो हमारा आंसर प्रिसाइज तो होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, सही। यानी कि अगर 15 सेंटीमीटर का ये पेन है, सही, और एक बच्चा जो है वो इसको बार बार मेजर करता है और बार बार इसका आंसर जो है वो 13 सेंटीमीटर ही आता है, सही, तो उसके आंसर में प्रिसीशन तो होगा लेकिन फिर भी उसका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, सही है। तो प्रिसीशन का मतलब ये नहीं है कि आंसर एक्यूरेट भी हो, सही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बार बार हम रीडिंग निकाल रहे होते हैं लेकिन बार बार आंसर गलत आ रहा होता है, सही है। तो वो आंसर में प्रिसीशन तो होगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। एक्यूरेसी उसी वक्त होगी कि जब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू
ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब होगी। क्लियर है बात यहाँ पे? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम प्रिसीशन में? ठीक है, गुड, ठीक है। तो भाई एरर हो गया, सही है। एरर क्या हो गया भाई हमारे पास कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। एक्यूरेसी क्या होती है भाई कि जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद होगी। प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन कहते हैं कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार मेजर करें और बार बार मेजर करने में हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे आंसर को प्रिसाइज आंसर कहते हैं, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा होता है भाई? रिपीट हो रहा होता है। सही है। और ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली कि प्रिसाइज होने का यानी कि आंसर का बार बार रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा आंसर एक्यूरेट भी है। एक्यूरेसी सिर्फ उसी वक्त होती है कि जब हमारा आंसर ट्रू वैल्यू के करीब होता है। ठीक है भाई? तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें मुकम्मल। ठीक है। अब प्रिसीशन और एक्यूरेसी के लिए एक एग्जाम्पल जो है जैसे कि आपके बुक के अंदर शामिल है, तो उसी तरीके से जो है वो हमने भी यहाँ पे आपके लिए रेडी करी है, तो उसको समझते हैं। सही है। इससे और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, सही, एग्जाम्पल है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 4 स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं हमारे पास और 4 बच्चे जो है वो एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है वो मेजर करने में लगे हुए हैं। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर हम एल्युमिनियम की डेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। अब एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है, सही है, उसकी हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, सही, जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है भाई? 2.7 ग्राम पर ml। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? ये है एल्युमिनियम की डेंसिटी की ट्रू वैल्यू। सही है, 2.7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे जो है वो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने में लगे हुए। 4 बच्चे हैं और वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप रीडिंग निकालो और हर बच्चा 4 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और 4 बार जो है वो रीडिंग निकालेगा। सही है। तो यहाँ पे उन चारों बच्चों ने यानी कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 4। तो इन चारों बच्चों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट को 4 बार परफॉर्म किया और सबके जो है वो 4-4 बार आंसर्स आए। अब इनके आंसर्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि किसका आंसर जो है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सही। अब चेक करते हैं। देखिए भाई, अब देखें ट्रू वैल्यू को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है भाई? ट्रू वैल्यू है हमारे पास 2.7। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे इस बच्चे का जो पहला आंसर आ रहा है, स्टूडेंट 1 को देख रहे हैं, ठीक है ना? इस बच्चे का पहला आंसर क्या आ रहा है? 2.9। 2.7 से बहुत आगे। ठीक है। फिर 2.9, वापस से 2.7 से बहुत आगे, फिर 2.9, 2.7 से काफी आगे भाई, फिर 2.9। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो आंसर है से ये प्रिसाइज तो है, ये प्रिसाइज तो है, लेकिन ये नॉट एक्यूरेट है। सही है। ये क्या है? नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है भाई। सही है, क्योंकि ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। सही है। 2.7 ट्रू वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.9। तो 2.9 जो है वो 2.7 से काफी दूर है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका आंसर रिपीट तो हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि भाई प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सही है, आंसर सही नहीं है इसका। ठीक है भाई। तो ये हमने पहले बच्चे के रिजल्ट्स को देख के अपना एक जो है वो रिजल्ट यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। देखिए भाई, दूसरे वाले बच्चे का आंसर पहला आ रहा है 2.3, फिर 2.5। सही है, यानी कि 2.3 गलत था, 2.5 जो है वो पहले से अलग भी है और गलत भी है। फिर आ रहा है 2.9, इतना फर्क। सही है, तो गलत भी है अलग भी है। फिर 2.1, गलत भी है अलग भी है। सही। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी जो रीडिंग है क्या ये प्रिसाइज है? भाई आप बताओ कि क्या ये प्रिसाइज है? इसकी रीडिंग है भाई? क्या रिपीटिशन हो रही है इसके आंसर में? है? नहीं हो रही। सही है। तो इसके आंसर में रिपीटिशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो है नॉट प्रिसाइज। सही। इसका आंसर प्रिसाइज नहीं है। क्या एक्यूरेट है? एक्यूरेट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई आंसर जो है वो 2.7 है। इसका पहला आ रहा है 2.3, 2.5, 2.9, 2.7 का तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, नॉट एक्यूरेट। ये हो गया भाई। अब आते हैं दूसरे बच्चे पे। सही है। दूसरा बच्चा, इस बच्चे का आंसर है पहला है 2.6।
अच्छा 2.6 को हमने देखा तो भाई हमने बोला चलो 2.7 के थोड़ा करीब है, क्लोज है, सही है, हम बोलते हैं ना एक्यूरेसी के लिए क्लोजनेस देखना चाहिए, ठीक है ना। तो 2.6 है, ठीक है। फिर दूसरा आंसर आ रहा है 2.7, ये तो बिल्कुल ही एक्यूरेट वैल्यू के पास आ रहा है, सही है ना। फिर 2.6 यानी कि आंसर फिर से रिपीट हुआ, फिर 2.7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसकी जो रीडिंग है वो प्रीसाइज है, सही। रीडिंग क्या है हमारे पास, प्रीसाइज है। प्रीसाइज होने के साथ साथ इसका आंसर जो है वो एक्यूरेट भी है, सही। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसका आंसर है 2.7 और इसका जो आंसर आ रहा है वो 2.7 के काफी करीब आ रहा है और कुछ जगहों पे तो 2.7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि भाई ये एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो भाई ये प्रीसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया। अब आखिरी बच्चे पे, हाँ भाई आखिरी बच्चे को देख के जरा आप मुझे रिजल्ट बताओ कि भाई ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या है भाई, जल्दी बताएं। आप जरा इसके आंसर्स को देखें और बताएं। पहला है 2.7, फिर है 2.6, फिर 2.7, फिर 2.6, बताएं भाई प्रीसाइज और एक्यूरेसी में कैसा है ये। हाँ भाई क्या रिजल्ट बना, प्रीसाइज ऑल्सो एक्यूरेट, गुड आंसर, सही, गुड आंसर खदीजा नजीर, वेरी गुड, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब इसका आंसर अगर हम देखें तो इसमें रिपीटिशन भी है, सही है, यानी कि 2.7, 2.6, 2.7, 2.6 रिपीटिशन भी है और ये क्या नाम है इस तरीके से प्रिसाइज तो हो गया और दूसरा ये एक्यूरेट भी है, सही है, क्योंकि ये क्या नाम है ट्रू वैल्यू से काफी करीब है और कुछ जगह पे तो ट्रू वैल्यू ही आ रही है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये प्रीसाइज भी हो गया और दूसरा ये एक्यूरेट भी हो गया, ठीक है, प्रीसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया, समझ गए भाई। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी अब आपके बहुत अच्छे क्लियर हो गई होगी इस जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए, ठीक है भाई। अच्छा तो इससे हमें वही रिजल्ट देखने को मिला कि भाई कि हमारे पास गुड प्रिसीशन यानी कि अगर आंसर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सही है, गुड प्रिसीशन डज नॉट अश्योर गुड एक्यूरेसी बट वैलिड मेजरमेंट सिस्टम नीड्स गुड प्रिसीशन एज वेल एज एक्यूरेसी। कि भाई गुड प्रिसीशन का होना ये क्या नाम है जरूरी नहीं होता एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छी रीडिंग चाहिए तो अच्छी रीडिंग में प्रिसीशन भी देखा जाता है और एक्यूरेसी भी देखी जाती है, ठीक है। अच्छा इन बुक नहीं सही, क्योंकि रिपीटिशन है ना वहाँ पे, सही है, रिपीटिशन है तो सही है, प्रिसाइज भी होगी और एक्यूरेट भी होगी दोनों में, ठीक है। क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही है यहाँ पे ना, सही है भाई। तो यहाँ पे भाई ये वाला टॉपिक जो है वो हमारे पास हो गया भाई मुकम्मल, ठीक है।